सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है साइमन कमीशन। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। साइमन कमीशन, हमने बचपन में अक्सर ये नारे सुने हुए हैं अपने माताजी पिताजी से, साइमन गो बैक। जब राष्ट्रवादी आंदोलन की बात होती है तो ये नारा अक्सर यूज होता है। क्या है इस नारे का मतलब, क्यों लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। मैंने साइमन कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पीपीटी में ऐड कर दिया है। हम वन बाय वन इन टॉपिक्स का डिटेल में अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो बात शुरू कहाँ से होती है? बात शुरू होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया था। अब बात आती है, वैधानिक आयोग का गठन किया था तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग का गठन क्यों हुआ था, इन सब सवालों का जवाब वन बाय वन हासिल करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन, एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इस कमीशन के अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जनरली हमने देखा है कि जो कमीशन के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम रख दिया जाता है। यहां पर भी वही बात है। अब बात आती है एक और पॉइंट की कि सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग को क्या करना है? भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का इसको अध्ययन करना है और अगर उस कार्यशैली का अध्ययन करते वक्त इनको कोई कमी दिखे तो उसको इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुझाव देना है। मतलब बेसिकली 1919 ईस्वी के इंडिया एक्ट जो बना था उसके कामकाज की जांच करनी थी इस कमीशन को कि उसका कामकाज जो है वो ठीक से इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां तक की बात ठीक लगती है कि भाई कोई कमीशन आए और भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसकी जांच कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्यों है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक? अब आती है दिक्कत की जड़। दिक्कत की जड़ क्या है? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यहां से आती है दिक्कत। देखिए, कमीशन तो बना है लेकिन कमीशन में भारत का कोई सदस्य ही नहीं है। सारे के सारे सदस्य जो हैं वो अंग्रेज हैं। अब जिस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज हैं वो भारत के भले की बात तो करेगा नहीं। यही बात भारत के लोगों को खटक रही थी, इसीलिए इस कमीशन का इतना विरोध हो रहा था। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इस कमीशन को बोला गया व्हाइट कमीशन या फिर व्हाइट मैन कमीशन। आप ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जब भी इस आंसर का फॉर्मेशन करेंगे तो ये दोनों नाम आप लिख दीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बाहर से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके आंसर की शोभा ये बढ़ा देगा। व्हाट वॉज द प्रॉब्लम? मैं बता चुका हूँ। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था,
सारे के सारे सदस्य जो थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन का। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। मतलब जब ये कमीशन भारत में आया 1928 में, तो भारत में जो लोग थे उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, मतलब इस नारे के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। मतलब सीधी सी बात है कि साइमन कमीशन को भारत में टिकने ही नहीं देना चाहते थे। भारत में इस कमीशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। इस कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई थी। जगह जगह पर विरोध हो रहा था, जगह जगह पर हड़तालें हो रही थी, जगह जगह पर लोग रिवोल्ट कर रहे थे इस कमीशन के खिलाफ। कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत में पहुंचा, उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़तालें हुई। उस दिन दोपहर को कमीशन के बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश में सभाएं आयोजित की गईं। कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुए और हड़तालें भी हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। अब आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में लोग इसके विरोध में जुड़ते जा रहे थे, इन्वॉल्व होते जा रहे थे। यहाँ पर लिखा भी है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। मतलब इस कमीशन के विरोध में बेसिकली कोई भेदभाव नहीं था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सभी लोग इस कमीशन के विरोध में एक साथ आ गए थे और पूरे देश में इस कमीशन का विरोध हो रहा था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो पुलिस ने जो है दमनकारी रास्ता अपनाया। पुलिस बर्बरता पे उतर आई, जगह जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। और जब पुलिस ने अपनी बर्बरता शुरू करी तो उसी में एक घटना घटी जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स में भी ये पूरा का पूरा घटना का वर्णन किया गया है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब पुलिस ने इतनी ज़्यादा बर्बरता अपनाई कि लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उन पर पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाई कि उस चोट से वो इतने ज़्यादा घायल हो गए कि इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और बाद में इन्हीं जख्मों से उनकी मृत्यु हो गई। और पूरे देश में एकदम विरोध एकदम बढ़ता जा रहा था और लोग चाहते थे कि साइमन कमीशन को हम एकदम टिकने ही ना दें। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। ये यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि 1927 में जो मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भी ये निर्णय लिया गया था कि हम सभी लोगों को साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। और मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया था। ये जो मद्रास का सेशन है ये मैंने जब सीबीएसई मैप वर्क कराया था तो वहाँ पर भी आपको लोकेट करना बताया था। यही इंपॉर्टेंस है इस सेशन की। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान जी से हमेशा कामना करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के दौरान जिस भी पीपीटी का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।